और बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को धमकी। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है। लेबनान में प्रॉक्सी ग्रुप की फंडिंग रोके ईरान। फंडिंग नहीं रोकी गई तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हम ईरान पर फिर से बड़ा हमला करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये धमकी दी गई है और सीधे तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को ये धमकी दी है। लेबनान में प्रॉक्सी ग्रुप की फंडिंग को ईरान रोके। फंडिंग नहीं रोकी गई तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं और हम ईरान पर फिर से बड़ा हमला करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ी धमकी दी गई है ईरान को कि अगर ईरान उनकी बात नहीं मानता है तो एक बार फिर से गंभीर परिणाम ईरान को भुगतने पड़ सकते हैं। बड़ा हमला ट्रंप की तरफ से हो सकता है। तो लेबनान में प्रॉक्सी ग्रुप की फंडिंग को रोकने की बात कही गई है ईरान के लिए और सीधे तौर पर अगर ईरान इस बात को नहीं मानता है तो फिर बड़ा हमला करने की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। और स्विट्जरलैंड में यूएस ईरान वार्ता पर ब्रेक लग गया है। बड़ी खबर आ रही है, स्विट्जरलैंड में यूएस ईरान वार्ता पर ब्रेक लगा। वार्ता पर ईरानी मीडिया का बड़ा दावा। ट्रंप की धमकी के बाद बिगड़ी है बात। तो ईरानी मीडिया कह रहा है कि ट्रंप की धमकी के बाद बात बिगड़ गई है और ट्रंप ने समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया है। धमकी के बाद मीटिंग हॉल से बाहर निकला ईरान। फ्रीज फंड, तेल निर्यात मुद्दा सुलझे बगैर ही आगे कोई वार्ता नहीं होगी। ईरान की तरफ से बयान भी आ गया है, यानी फ्रीज फंड, तेल निर्यात मुद्दा अगर नहीं सुलझता है तो इसके बिना कोई वार्ता आगे नहीं बढ़ सकती है। तो धमकी के बाद मीटिंग हॉल से बाहर निकला है ईरान और हालात सामान्य नहीं कहे जा सकते। जिस तरह से ईरान की तरफ से कह दिया गया है, फ्रीज फंड, तेल निर्यात और मुद्दा अगर ये नहीं सुलझता है तो इसके बिना आगे किसी तरह की वार्ता नहीं हो सकती है। स्विट्जरलैंड में यूएस ईरान की वार्ता पर ब्रेक लग गया है और यहाँ पर हॉल से बाहर निकलता हुआ ईरान दिखाई दे रहा है। धमकी दी गई है ट्रंप के बाद और उसके बाद मीटिंग हॉल से बाहर निकल गया है ईरान। तो फ्रीज फंड, तेल निर्यात मुद्दा सुलझे बगैर आगे कोई वार्ता नहीं होगी, ये भी ईरान ने साफ कर दिया है। उम्मीदों के साथ स्विट्जरलैंड में पहुंचे थे अमेरिका और ईरान की यहाँ पर समझौता होगा मुद्दों को लेकर, हालांकि ऐसा नहीं हुआ है। तल्खी मिजाजी यहाँ पर दिखाई दी और ईरान ने भी कह दिया फ्रीज फंड और तेल निर्यात के मुद्दे के सुलझने के बगैर आगे कोई वार्ता नहीं हो सकती है। और आपको बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी पर ईरान का पलटवार भी सामने आया है। तो राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी पर ईरान का पलटवार। हम अमेरिका की धमकियों से नहीं डरते हैं, ईरान ने कहा। अमेरिका सिर्फ बातें करेगा और हम कार्रवाई करेंगे, ये ईरान कह रहा है। तो हमारी सेनाएं जवाब देने के लिए तैयार है। ट्रंप को बयानों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तो ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि अमेरिका सिर्फ बातें करेगा और हम कार्रवाई करेंगे। ट्रंप को बयानों में सावधानी बरतने की सलाह भी ईरान की तरफ से दी जा रही है। तो हमारी सेनाएं जवाब देने के लिए तैयार है, ये ईरान कह रहा है। अमेरिका सिर्फ बातें करेगा और हम कार्रवाई करेंगे, ईरान की तरफ से बयान सामने आया है। और राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी पर ईरान ने एक तरह से पलटवार कर दिया है कि हम अमेरिका की धमकियों से नहीं डरते हैं। अमेरिका सिर्फ बातें करेगा और हम कार्रवाई करेंगे, तो हमारी सेनाएं जवाब देने के लिए तैयार हैं। ट्रंप को बयानों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बता दें आपको, अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता शुरू होते हुए ब्रेक लग गया है। हालांकि इस बैठक में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों के साथ मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले नेता भी शामिल हुए हैं, लेकिन इस वार्ता के शुरू होने से पहले ट्रंप और ईरान ने अपने सख्त रुख में बदलाव नहीं किया है। ट्रंप ने दबाव की रणनीति अपनाई तो ईरान ने ट्रंप को भड़काने वाली कूटनीति अपनाई है। और इस बीच तस्नीम न्यूज एजेंसी के अनुसार ट्रंप की धमकियों के बाद ईरान डेलीगेशन स्विट्जरलैंड पीस टॉक से बाहर निकल गया है। तो ईरानी डेलीगेशन ने साफ कर दिया है कि लेबनान का मुद्दा सुलझे बिना आगे कोई बातचीत नहीं होगी। स्विट्जरलैंड की वादियों में शांति नहीं, सस्पेंस की बर्फ जम रही है। तो दुनिया सोच रही थी कि स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने के कागजों पर अंतिम मोहर लगेगी, लेकिन लेबनान के सुलगते बारूद ने इस शांति वार्ता पर ग्रहण लगा दिया है। हालांकि वार्ता तो होगी, लेकिन सफल होगी या नहीं, इस पर संशय बरकरार है और ये संशय अविश्वास में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो स्विट्जरलैंड में मौका था बातचीत का, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और बड़ी खबर आपको बता दें, स्विट्जरलैंड में यूएस ईरान वार्ता पर एक तरह से ब्रेक लग गया है। ये बड़ी खबर आ रही है, यूएस ईरान की जो वार्ता हो रही थी उस पर ब्रेक लगा है। वार्ता पर ईरानी मीडिया का बड़ा दावा भी आ रहा है। तो ट्रंप की धमकी के बाद बात बिगड़ गई है, ईरानी मीडिया ये कह रहा है।
ट्रंप ने समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया है। धमकी के बाद मीटिंग हॉल से बाहर निकला ईरान। फ्रीज फंड, तेल निर्यात मुद्दा सुलझे बगैर आगे कोई वार्ता नहीं हो सकती है, ईरान ऐसा कहता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुछ मुद्दे हैं ईरान के, अगर ये सुलझते नहीं है तो इसके बाद जो वार्ता है वो आगे नहीं बढ़ सकती है। और वहीं स्विट्जरलैंड में जिस तरह से वार्ता के बीच में यहाँ पर ट्रंप की धमकी की बात सामने आ रही है, तो सीधे तौर पर ईरान ने भी कह दिया है कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं, अगर इन पर हमारी बात नहीं बनती है तो फिर ये बात आगे बढ़ भी नहीं सकती है। इसमें ईरान ने कहा कि फ्रीज फंड की बात आप कर लीजिए, जो फंड फ्रीज किया गया है उससे रिलीज किया जाए, अनफ्रीज किया जाए। वहीं दूसरी तरफ तेल निर्यात को लेकर भी ईरान ने अपनी कुछ शर्त रखी है, और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर बार बार ईरान अमेरिका से कह रहा है कि अगर आप इस मुद्दे को नहीं सुलझाते हैं तो फिर वार्ता हो नहीं सकती, यानी कि वार्ता आगे नहीं बढ़ सकती है। स्विट्जरलैंड में मौका था, दोनों देश आपस में मिलकर बैठकर कुछ मुद्दों को सुलझाते और उसके बाद दुनिया के लिए एक रास्ता निकालते। खुद अपने लिए तो ये रास्ता उनके लिए होता ही, लेकिन दुनिया भर में शांति की इस वार्ता को एक तरह से पॉजिटिव लोग लेते और ये कहते कि चलिए ठीक है, मुद्दा सुलझ गया है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और ये मानिए कि दुनिया के लिए एक और उलझन अब ये हो चुकी है, क्योंकि 60 दिनों के लिए एमओयू साइन किया गया। उम्मीद ये थी कि दोनों देशों के बीच बात बन जाएगी, लेकिन ये जो तल्ख बयानबाजी होती है दोनों ही तरफ से, ये कहीं ना कहीं इस मुद्दे को और ज्यादा उलझाती हुई दिखाई दे रही है। तो स्विट्जरलैंड में जब यहाँ पर यूएस और ईरान आमने सामने बैठते हैं उस वक्त कुछ ऐसी तल्खी दिखाई देती है, कुछ ऐसे मुद्दे दिखाई देते हैं जिन पर की बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, और शायद यही वजह जिसके चलते यहाँ पर ईरान इस वार्ता से वॉकआउट करता है। और वही आपको बता दें, स्विट्जरलैंड में वार्ता के बीच ट्रंप की धमकी का मामला भी सामने आया है। स्विट्जरलैंड में वार्ता के बीच ट्रंप ने धमकी दी, ईरान पर फिर से हमला करने की चेतावनी दी है। तो लेबनान में प्रॉक्सी ग्रुप की फंडिंग रोके ईरान, ये ट्रंप कह रहे हैं। लेबनान में जो प्रॉक्सी ग्रुप है हिजबुल्लाह, उसकी फंडिंग रोकने की बात यहां पर की जा रही है ट्रंप की तरफ से, और फंडिंग अगर नहीं रोकी जाती है तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। हम ईरान पर फिर से बड़ा हमला कर सकते हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। तो यहाँ पर सीधे तौर पर धमकी है ट्रंप की तरफ से ईरान को कि यहाँ पर एक तरह से जो फंडिंग हो रही है लेबनान में प्रॉक्सी ग्रुप को, उसे ईरान को रोकना ही होगा, और अगर ईरान ऐसा नहीं करता है तो फिर जंग के लिए तैयार रहे। तो एक तरह से धमकी स्विट्जरलैंड से सामने आई ट्रंप की, और स्विट्जरलैंड जहां पर ये उम्मीद थी कि दोनों देश पीस टॉक करेंगे, लेकिन यहां पर तो खेल कुछ और ही चल रहा है। यहां पर देखिए कि ट्रंप अगर धमकी दे रहे हैं तो सीधे तौर पर ईरान इतनी आसानी से रिएक्ट नहीं करेगा, उसका रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही होगा जो कहीं ना कहीं लोगों की चिंता बढ़ाएगा, विश्व की चिंता बढ़ाएगा, और ट्रंप के लिए एक बड़ी परेशानी भी ईरान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए जिस तरह से ईरान ने अपनी शर्तें रखी और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे हैं, तो कुल मिलाकर एक तरह से वार्ता जो है बहुत ही कंफ्यूजिंग मोड में आ चुकी है। और देखिए हमारे साथ इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा भी करने जा रहे हैं। मेहमानों का खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो जिस तरह से लगातार स्विट्जरलैंड की खबर सामने आ रही थी और सीधे तौर पर ये माना जा रहा था कि यहाँ पर किसी भी तरह से जो हालात है वो सुधरते हुए दिखाई देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नासिर हमारे संवाददाता जुड़े हुए, पहले उनसे अपडेट ले लेते हैं, उसके बाद बाकी मेहमानों का रुख करेंगे। नासिर, बहुत उम्मीद के साथ स्विट्जरलैंड में ये लग रहा था कि ट्रंप जब बात करेंगे तो थोड़ा लहजा उनका बदला हुआ होगा, ईरान की तरफ से अगर डेलीगेशन बात करेगा तो उनके बर्ताव में भी थोड़ी नरमी होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखिए, ये तो जिस चीज का खतरा लग रहा था वही चीज जो है स्विट्जरलैंड में सामने आई, जहां पे दोनों तरह यानी न खाली ट्रंप ने यानी कि ईरान की तरफ से भी वही स्टेटमेंट सामने आई जो इससे पहले हमें देखने को मिली, जिससे कहीं ना कहीं ये साफ लगता है कि बातचीत जो है वो अटक गई है। देखिए, पहले ट्रंप का कहना कि अगर फिर से आपने प्रॉक्सीज को लेबनान में फंडिंग करना शुरू नहीं किया तो आप पे बड़ा हमला हो जाएगा, और उसके बाद ईरान का भी करारा जवाब जो है वो दिया गया है कि हम किसी से डरते नहीं है। उसके बाद वो पीसफुल टॉक से बाहर आना, इससे कहीं ना कहीं लगता है कि जो लेबनान में कंटिन्यूअसली जो इसराइल की तरफ से स्ट्राइक हो रही थी, जिसकी चर्चा इससे पहले भी हो रही थी, क्या लेबनान पे हमला करना इस बातचीत को कहीं ना कहीं बिगाड़ सकता है। वही चीज जो है सामने आई स्विट्जरलैंड में, वही चीज जो है उसी चीज के कारण जो है आज बातचीत जो है वहां पे बिगड़ी, और ईरान ने जो है वॉकआउट किया उस मीटिंग से। कहीं ना कहीं देखा जाएगा तमाम तर दुनिया की नजरें जो है अब इस पीसफुल टॉक पे थी, जो
स्विट्जरलैंड में हो रही थी, इस पे पूरी नजरें थी ताकि जब ग्लोबल के साथ साथ ग्लोबल क्राइसिस जो हुई है उसका खात्मा हो सकता है, या जो मिडल ईस्ट में पुरतनाव सूरत हालात बनी हुई है उससे भी जो है आम लोगों को राहत मिल सकती है। और जो ऑयल प्राइसेस है जो आसमान छूने के बराबर है, बाकी कीमतें जो है उससे भी आम लोगों को जो है राहत मिल सकती है। लेकिन जो कल वहां पे बातचीत होने वाली थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं लेबनान की वजह से जो इसराइल की एयर स्ट्राइक्स कंटिन्यूस हिजबुल्लाह आतंकी संगठनों पे हो रही है, वो कहीं ना कहीं अटकलें बन गई है। इस बातचीत को फिर से एक बार जो है पटरी पे लाने के लिए अब ये देखना बाकी बाकी है कि कब फिर से एक बार जो है ये बातचीत फिर से पटरी पे आएगी। और दोनों कंट्रीज को, ईरान को या डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए कि बातचीत जो है उन चीजों पे हो जाए जिन चीजों पे जो एमओयू पे साइन किए गए, जो 60 टर्म्स एंड कंडीशंस उन पे रखी गई है उन पे बातचीत होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से इसराइल कंटिन्यूसली लेबनान को निशाना बनाया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं साफ लगता है कि बातचीत जो है वो सफल नहीं हो सकती है जब तक इसराइल जो है लेबनान पे एयर स्ट्राइक्स रोकेगा नहीं। और ईरान को भी चाहिए कि वो फंडिंग जो है ऐसी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को रोके, ताकि बातचीत जो बिल्कुल है नासिर, सफल हो। और देखिए जिस तरह से यहाँ पर ये वार्ता हो रही है, ऐसे में ये मानना होगा कि एक उम्मीद के साथ ये वार्ता होनी थी कि यहाँ पर कुछ शांति से जुड़ा हुआ मामला समझ में आएगा, लेकिन ऐसा शांति तो यहाँ नहीं दिख रही है, शांति ज्यादा दिख रही है। मेहमानों का खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ग्रुप कैप्टन आशीष साई जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रितेंद्र माथुर जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अजिताभ सिंह जी विदेश मामलों के जानकार हैं, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं साहिल सर के साथ। साहिल सर, इस स्विट्जरलैंड की बैठक को कैसे देख रहे हैं? शांति वार्ता, लेकिन कहीं से भी शांति नजर नहीं आई। जैन गीतो, आपके जय दर्शकों को भी, पैनलिस्ट को भी। आ, हाँ, अनफॉर्चुनेट है इस समय की जो डेवलपमेंट्स हैं पिछले एक दिन का, वो एक्सपेक्टेड लाइंस पर नहीं है। ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगा, ये एक्सपेक्टेड था कि शुरू से ही कुछ फ्रिक्शन, कुछ चैलेंजेस आएंगे। लेकिन इसमें आग में घी का जो काम किया ट्रम्प के एक स्टेटमेंट ने, वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। फ्लैटली अनबिकमिंग कंडक्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट जो कि एक बड़े नेशन को रिप्रेजेंट करता है, एक ग्लोबल पावर कहता है अपने को, कहीं मजाक के लहजों में आई एम द बॉस टाइप की फीलिंग और एक्सप्रेशन देता है। लेकिन इतने सेंसिटिव वक्त पे, जब दो वॉरिंग फैक्शन 47 इयर्स के बाद पहली बार फेस टू फेस एक रूम में अकेले मिले, उस वक्त इस किस्म की नासमझी ऐसा स्टेटमेंट देना जिससे कोई भी आदमी ऑफेंडेड फील करेगा कि अगर तुमने डील साइन नहीं करी तो वी विल ब्लो यू ऑफ, या तुम वापस अपने कंट्री वापस नहीं जा पाओगे, ये बहुत ही नासमझी वाला एक स्टेटमेंट था। और एग्जैक्टली जो एक्सपेक्टेड था इस स्टेटमेंट के बाद वो हुआ कि गालिबाफ और उनका फॉरेन मिनिस्टर अब्बासी ये वापस चले गए, दे हैव रिटर्न बैक टू तेहरान। तो ये एक सीरियस ब्रेक लगाएगा इस नेगोशिएशन पे। और जेडी वांस भी अगर आज वापस चले जाते हैं तो टेक्निकल टीम्स के पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर्स नहीं होती हैं, वो सिर्फ डिटेलमेंट करती हैं कि कितने दिनों में यूरेनियम हटेगा या डी एनरिच होगा, या उसके बारे में मिसाइल प्रोग्राम में क्या डेवलपमेंट्स। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग कि ट्रंप ने इस तरह की बेवकूफीपूर्ण हरकत, और उसके रिटेलिएशन में आईआरजीसी से तो आप एक्सपेक्ट भी करते होगी, तो क्योंकि एनिमल्स में और ह्यूमंस में एक ही फर्क होता है कि हम सामाजिक तौर पे अपने बर्ताव को पॉलिश करते हैं, ब्यूरोक्रेसी डिप्लोमेसी में वो जानवरों वाली चीज, बट दे आईआरजीसी इज नॉट इवॉल्व। वो इसी तरह के हैं कि पहले दिन जब वैंस के साथ मीटिंग थी तो जी हम अभी नहीं आएंगे, जब मीडिया हट जाएगा तभी हम आएंगे वहां पे। बिल्कुल, उसके और बाद शायद जब सर फेस टू ऐसा लग फेस, रहा है कि सामने कुछ और दिखाया जा रहा है और पीछे दोनों ही देशों के दिमाग में कुछ और चल रहा है। ये तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि टाइम उन्होंने ले लिया है अपने आप को और ज्यादा मजबूत करने के लिए, अपने हालातों को बेहतर करने के लिए, लेकिन मन में मंशा दोनों देशों की किसी की नहीं है कि किसी भी तरह से इस बात का कोई हल निकले। दोनों ही देश चाहते जंग हो जाए तो अच्छा है, इसलिए इसी तरीके की बयानबाजी हम देख रहे हैं। ये सब भड़काऊ बयानबाजी है, चाहे वो ट्रंप करें चाहे आईआरजीसी की तरफ से की जाए। यहाँ कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि दोनों देशों में से कोई भी शांति वार्ता की तरफ आगे बढ़ने को तैयार है। ये नहीं कह सकते गीतू कि ये शांति वार्ता नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इरिटेंट्स बहुत हैं और इनको डिस्काउंट करना पड़ेगा आपस में। आईआरजीसी के स्टेटमेंट्स को वैंस मस्ट डिस्काउंट, ट्रंप के वर्बल स्टेटमेंट्स को ईरान शुड डिस्काउंट, नोइंग कि अभी उसने एक हफ्ते पहले
इसराइल के प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी इसी किस्म की लैंग्वेज यूज की थी, एफ वर्ड यूज किया था। तो अगर इस तरह के हम जानते हैं कि उसकी साइकोलॉजी ऐसी है, उसका पब्लिक अटरेंसेस इस किस्म के हैं कि दुनिया के हर लीडर को उसने फाउल माउथिंग करी है, तो उसको लेकर हम अपनी बातचीत खत्म कर दें फॉर द वाइडर गुड ऑफ द वर्ल्ड या फॉर द वाइडर गुड ऑफ अमेरिका एंड ईरान, तो इनको मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। अगर लीडरशिप इतनी नासमझ या बेवकूफ है जैसा कि ट्रंप दिखा रहे हैं, क्योंकि ये हम जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, हिस्ट्री भरी हुई है ऐसी चीजों से जहां गलत बयानबाजी से बहुत चीजें बर्बाद हुई हैं। तो ये बात इन टीम्स को अब समझना पड़ेगा। लेकिन आप सोचते हैं कि गालिबाफ भी उतना मैच्योर्ड है? नहीं, वो खुद ही आईआरजीसी का एक्स है, उसने खुद ही टेररिस्ट एक्टिविटीज में काम किया हुआ है। तो इनसे आप इवॉल्व बिहेवियर का एक्सपेक्टेशन एक्चुअली इस समय बेहतर होगा कि फॉरेन सर्विसेज के डिप्लोमेट्स के ऊपर ये वार्ता छोड़ दी जाए। बिल्कुल, नेताओं को जो बकवास करनी है करते रहें, हाँ। और ये वार्ता का डेली एक ब्रीफ करते रहें। जी गीतू। बिल्कुल, यानी कि जिस तरह से आप कह रहे हैं साहिल सर कि यहाँ पर एक तरह से जो वार्ता है वो अगर यहाँ पर डिप्लोमेट्स के लिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। रितेंद्र माथुर जी, क्योंकि वाकई अगर यहाँ पर ये नेता सामने आते हैं, ट्रंप हो, गालिबाफ हो, तो इनसे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इनकी जो फाउल माउथ है वो किसी भी तरीके से बातों को सुलझाते हुए नजर आएंगे। यानी कि कुल मिलाकर ये माना जाए कि ये जो डेलीगेशन है इसमें थोड़ा बदलाव किया जाए, यानी कि जो यहाँ पर डिप्लोमेट्स बैठे हुए हैं वो अगर इस पर बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल ये बात सही है कि इसके अंदर डिप्लोमेट्स जो हैं वो सामने नहीं आ रहे हैं। जब से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो आए, वहाँ सारी डिप्लोमेसी अमेरिका की जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के ट्रुथ सोशल से चल रही है। वो जो मर्जियां लिख देते हैं फिर उसके बाद उस पर हल्ला शुरू हो जाता है। बिल्कुल, और इनकी तलखी कम नहीं हो रही है। रितेंद्र सर, एक ब्रेकिंग आ रही है, पहले अपने दर्शकों को बताएं, फिर उससे आपका रिएक्शन लेंगे। और राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी पर ईरान ने पलटवार कर दिया है। ये बड़ी खबर आ रही है, राष्ट्रपति ट्रंप ने जो धमकी दी उस पर अब ईरान का पलटवार। हम अमेरिका की धमकियों से नहीं डरते हैं, अमेरिका सिर्फ बातें करेगा और हम कार्रवाई कर देंगे, तो हमारी सेनाएं जवाब देने के लिए तैयार है। ट्रंप को बयानों में सावधानी बरतने की सलाह दी है। तो ईरान की तरफ से कहा है कि हमारी सेनाएं जवाब देने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर देखिए माथुर सर, वही बात हो रही है, बात होती है यहाँ पर बयानबाजी की, लेकिन जिस तरह से ईरान इस तरह के बयान देता है तो ये माना जाए कि यहाँ पर ईरान की तरफ से ऐसे बयान कहीं ना कहीं उकसाने वाले बयान कहे जा सकते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें कि वार्ता रुकने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिला है। इस वार्ता रुकने के बाद जो है बड़ा असर दिखाई दे रहा है, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल दिख रहा है। कच्चे तेल की कीमत में $1 से ज्यादा का उछाल देखा गया है। तो कच्चे तेल की कीमतों में करीब 1.5% की बढ़ोतरी देखी गई है। कच्चे तेल की कीमत $81 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। यूएस में भी कच्चे तेल की कीमत $77 तक पहुंची है। अमेरिका में ये 2.5% की बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो लगातार ये जो कच्चे तेल में कीमत में बढ़ोतरी आ रही है, एक बड़ा और व्यापक असर इसे हम कह सकते हैं। माथुर सर, इस पर आपका रिएक्शन, और साथ ही साथ ईरान जिस तरह से बर्ताव कर रहा है कि हमारी सेनाएं तैयार हैं, क्या कुछ मानसिकता ईरान की है, इस पर भी आपका रिएक्शन लेना चाहेंगे? ईरान के सामने जो सब बात आ रही समस्या नहीं कहना चाहिए, उनका जो रुख है वो इस तरीके का है कि हमें धमकी देना है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप उधर धमकी दे रहे हैं कि हम तुम्हारा उड़ा के खत्म कर देंगे, गोली बम्बार्डिंग शुरू कर देंगे फिर से। ऐसा ना डोनाल्ड ट्रंप करने वाला, ईरान के पास उतनी ताकत रही नहीं कि वो लड़ सके। तो अब इस समय यह है कि मुंह से बयानबाजियां चल रही हैं, और ये हम लोग उनको सुनते हैं, हमें लगता है बड़ा तल्खी है। वो अंदर से पीछे से बैठ के बात भी करते हैं, बैठ के वो सब इनके बीच में चलता है। अब आजकल दो चेहरे आ रहे हैं सामने, एक चेहरा चिल्लाएगा, दूसरा चेहरा कहेगा नहीं नहीं भाई अब बैठो चुपचाप बातचीत करो, मैटर सॉर्ट आउट करो। अब यहाँ दो बातें आ रही है। जब तेल के भाव बढ़ गए तो तेल के दुनिया के भाव के बारे में स्थिति ये है कि अभी तक दुनिया के सारे तेल, क्रूड ऑयल का मार्केट था वो अमेरिका के हाथ में, पूरा दुनिया का तेल बाजार आ चुका है। इस आ चुके बाजार में अभी तक अमेरिका 6.5% तक कुछ ऑयल दुनिया का मार्केट करता था। अब 10% उसका, 4% उसका मार्केट बढ़ गया है। अब 4% मार्केट बढ़ा तो उसने $1.5 उसने बढ़ा दिया। $1.5 बढ़ाया तो कमाई हो जाएगी उन लोगों के बीच में। तो सारा कॉन्सेंट्रेशन तेल को बेच के पैसा कमाने का है, और दुनिया के तेल बाजार पे पूरी तरह अमेरिका का कब्जा हो चुका है। अब यहाँ दो बातें और समझने वाली हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी, किसको? इसराइल को धमकाया। तो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट आया कि जो उसने बोला मान लीजिए मेरी जगह आप अमेरिका होता और अमेरिका इस तरीके से चारों तरफ लोगों से घेर लिया गया होता और उस पर हमले हो रहे होते, तो वो क्या करता? क्या वो उनको छोड़ देता? जैसे मुझे कह रहा है कि तुम हट जाओ वहां से, उसको हिजबुल्लाह को छोड़ दो, कुछ मत करो, तो ऐसा करके अमेरिका के साथ होता वो करता। तो उसका तर्क बहुत अच्छा है। पर उसने एक चीज और याद करानी थी कि जब 9/11 हुआ अमेरिका में
तो अमेरिका ने सारी दुनिया में उधम मचाया। सारी दुनिया में जहां भी उनको लगा कि यहाँ भी अलकायदा के लोग हो सकते हैं, उन्होंने वहां उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करी, और उसमें सारी अमेरिकन एजेंसियां उसके पीछे लग गई। तो अब ये दुनिया को भाषण देने के लिए अच्छा है कि भाई हम इजराइल ये करे, हम ईरान ये करे, तो वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर तुमको बैठ के ये चीज तय करनी है। या तो संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ बैठो, उसको सिक्योरिटी काउंसिल को बैठाओ, सिक्योरिटी काउंसिल के साथ बैठ के तय करो कितना पैसा आपका बचा हुआ है, हम पीरियोडिकली देंगे। और दूसरा, ईरान को जो सैंक्शंस जो लगे हुए उनको हटाते हैं, जो पैसा देते हैं वो सारा प्रॉक्सीज पे इस्तेमाल करेंगे। इसको पहले ईरान से सर्टिफाइड अंडरटेकिंग लेनी पड़ चाहिए कि दुनिया के अंदर आप प्रॉक्सीज को बढ़ावा नहीं दोगे। खाली प्रॉक्सी ऐसा नहीं कि वो हिजबुल्लाह है, हमास है, ये होती है, यही प्रॉक्सीज नहीं है उनके। तो प्रॉक्सीज वर्ल्ड में सब 13 प्रॉक्सीज है। ये सारे प्रॉक्सीज मिलकर उनको सबको मुश्किल में डालेंगे, सारी दुनिया को तकलीफ देने के लिए। जिनकी सबकी फाइनेंसिंग होती कहाँ से? ईरान से हो रही है। तो ईरान पर प्रतिबंध लगना बहुत जरूरी है जी। बिल्कुल। और ऐसे में अजिताभ सर, अगर हम बात करते हैं बाकी देशों की, क्योंकि देखिए अब अगर कच्चे तेल की कीमतों पर असर पड़ रहा है, जाहिर सी बात है कि अब एक बार फिर से कहीं ना कहीं जो बाकी देश है अपनी तैयारी करनी शुरू उन्होंने कर दी होगी कि अगर फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होता है तो उन्हें क्या करना है, किस तरह की स्ट्रैटेजी अपनानी है। या फिर ये माना जाए कि जब दोनों देशों के बीच MOU साइन हुआ था तो इंटरनेशनल अगर हम बात करते हैं कंट्रीज में, तो यहाँ पर ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। यानी कि अगर हम विश्व की बात करते हैं तो यहाँ पर एक तरह से वो सोच जो थी वो बरकरार थी कि कुछ भी हो सकता है, इसलिए पहले से ही सभी देश तैयार थे। या फिर और रणनीति में बदलाव की जरूरत है? देखिए गीतू जी, हुई उठापटक हुई है, और जो ईरान ने अपना एक तरह से सिंबॉलिक ही सही लेकिन एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज दिया है ट्रम्प के थ्रेट पे। और सबसे पहले तो डेलीगेशन ने एक फोटो सेशन, जो ज्वाइंट फोटो सेशन होना था, उसको रिफ्यूज कर दिया करने से। उसके पीछे है कि अगर वो ज्वाइंट फोटो सेशन करता है तो एक तरह से अमेरिका को, जो ईरान कहता है, कि रिकॉग्नाइज करना हुआ कि भाई सिचुएशन नॉर्मल हो गया है। और उसने, गालिबाफ ने इतना तक कहा कि जो बच्चों की हत्या हुई और जो मैसेजिंग एक उन्होंने दिया है कि जिस विमान से वो आए हैं उस पे भी ये लिख के दिया है मिनाब 168। तो फोटो सेशन ज्वाइंट जो था उसको रिफ्यूज करने के पीछे यही है, दिखाना कि सिचुएशन नॉर्मल नहीं है और अमेरिका ने जो बच्चों की हत्या की है, जो ईरान में हत्याएं की हैं, उसको किसी भी तरह से हम जायज नहीं ठहराते। ये हुआ है। लेकिन पॉजिटिव ये है कि बातचीत कंटिन्यू रही है। डेलीगेशन ने अब एक डिसाइड कर लिया है, जैसा कि जो मुख्य वार्ताकार हैं, मेनली कतर और पाकिस्तान सपोर्टेड बाय, इन्होंने अनाउंस किया है कि हाई लेवल कमेटी बनी है। और वो हाई लेवल कमेटी डे टू डे अलग जो कमेटी बनी है, जैसे न्यूक्लियर इशू के लिए एक अलग कमेटी बनी है, एक जो कह लीजिए फॉलो अप कमेटी बनी है, टेक्निकल कमेटी बनी है। तो ये सारे कमिटीज का बनना और एक हाई लेवल कमेटी ओवरऑल उसको देखेगी, और वो दोनों देशों के, अमेरिका और ईरान के जो हाई लेवल की कमेटी से ऊपर जो कह लीजिए सीनियर लीडर्स हैं, उनको रिपोर्ट करेगी कि क्या डेवलपमेंट हो रहा है या क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो एक ये पॉजिटिव है, सिंबॉलिकल है कि ईरान ने अपना विरोध दर्ज कराया है और स्टेटमेंट भी जारी किया है। दूसरी तरफ बातचीत चल रही है, आज भी बातचीत कंटिन्यू रहने के आसार हैं, ऐसा मीडिएटर्स ने कहा है। मुझे तो यही डाउट हो रहा है कि अमेरिका चाहता है क्या ये डील, क्योंकि अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप के जो बयान आ रहे हैं उससे तो यही दिख रहा है कि उनकी इतनी किरकिरी हुई है पूरे अमेरिका के अंदर भी और अन्य देशों में, कि इन्होंने पूरी तरह से, एक तरह से कहिए सरेंडर जो कर दिया है, ईरान को पूरा एडवांटेज देके उसके सारी मांगे लिटरली इन्होंने मान ली है। दूसरी तरफ इजराइल को जिस तरह से इन्होंने दरकिनार किया है, जो उनका सबसे बड़ा और मिडिल ईस्ट का एकमात्र मैं कहूंगा पार्टनर है, सहयोगी है, वफादार भी है, उसके कॉस्ट पे ईरान को इतना सपोर्ट करना, मुझे लगता है हो सकता है ऐसी नौबत आए कि इजराइल पे ठिकरा फोड़ देंगे राष्ट्रपति ट्रंप, डील को यानी कुछ भी हो सकता है। ट्रंप किसी के सगे नहीं है और वो अपने बयानों से ये साबित भी कर देते। एक बड़ी खबर आ रही है, हॉर्मुज पर ईरान नाकेबंदी के दावे को यूएस ने नकार दिया है। बड़ी खबर, हॉर्मुज पर ईरान नाकेबंदी के दावे को यूएस ने नकारा है। अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट का हॉर्मुज पर बयान, पिछले 24 घंटे में हॉर्मुज से गुजरे हैं 67 जहाज, ये अमेरिका कह रहा है। अमेरिकी नौसेना ने दक्षिण में नया रास्ता खोल दिया है, नौसेना से संरक्षण में निकाले जा रहे हैं जहाज। ईरान ने अब तक हॉर्मुज से
बारूदी सुरंगें नहीं हटाई है, ये यूएस दावा कर रहा है। तो यहाँ पर अजिताभ सर आपसे समझना चाहेंगे कि होर्मुज से अगर बारूदी सुरंगें नहीं हटाई गई है और होर्मुज को लेकर बार बार ये बयान भी सामने आते हैं कि होर्मुज अब बंद कर दिया है, तो कैसे समझे इसे? पूरी सिक्योरिटी के साथ यहाँ से जहाज अगर निकल रहे हैं तो विश्वास तो ईरान पर अब भी नहीं है अमेरिका का। बिल्कुल, दोनों का विश्वास। देखिए, सबसे बड़ी जो इशू यहाँ पे है वो मिसट्रस्ट है, विश्वास की कमी। ईरान अमेरिका पे निश्चित रूप से विश्वास नहीं करने जा रहा, क्योंकि पिछले 2 बार खास करके बातचीत के बीच में अमेरिका ने ईरान पे अटैक किया। ये न्यूक्लियर इशू का मुद्दा और हॉर्मुज, अभी 2 मेजर मुद्दे यही हैं। और हॉर्मुज की आप बात कीजिए तो अमेरिका पे कैसे विश्वास करे? ये पिछले 27 फरवरी को ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने क्लियर कट कहा था कि न्यूक्लियर वेपन्स पे ईरान तैयार है, वो नहीं बनाएगा, न्यूक्लियर इनरिचमेंट वो करेगा क्योंकि वो एनपीटी का सिग्नेटरी है। फिर बैक टू बेसिक्स वहीं पे आ गए हैं, जो 27 फरवरी को अटैक से ठीक एक दिन पहले बात थी, वहीं पे आ गए हैं। कोई हासिल नहीं हुआ इस युद्ध से। तो ऐसे में जो डिस्ट्रस्ट है वो अभी घटने में बहुत टाइम लगेगा, शायद वैसा ना हो, और ये कंटिन्यू चलेगा। हॉर्मुज को ईरान छोड़ेगा नहीं, हरदम कोशिश करेगा कि हॉर्मुज पे उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट अधिकार रहे, और हॉर्मुज के थ्रू वो एक तरह से कह लिए उसको हाईजैक करके और कभी भी वो गल्फ के देशों पे अमेरिका को बंधक बना सकता है, अपने घुटनों पे ला सकता है। ये इसलिए हॉर्मुज बहुत बड़ा आगे भी एक मुद्दा बना रहेगा। बिल्कुल, हॉर्मुज एक बड़ा मुद्दा है और ये चिंता की बात भी है साहिल सर, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बार बार हम देख रहे हैं किस तरह से जो है ईरान है धमकी देता है हॉर्मुज को लेकर, कभी बंद कर रहा है, कभी खोल रहा है, और उसके बाद उस पर फीस वसूलना, टोल टैक्स लेना, उसको तो इनकार भी नहीं कर रहा है ईरान की। आगे ये जारी रहेगा, बदस्तूर जारी रहेगा। थोड़ा उसमें वर्ड्स के साथ इन डेप्थ देखना पड़ेगा। उन्होंने बंद कर दिया ऐसा नहीं बोला था, ऑफिशियल कम्युनिके में उन्होंने बोला था कि वी आर गोइंग टू क्लोज, IRGC ने बोला था वी आर गोइंग टू क्लोज हॉर्मुज। ये उनका इंस्टेंट रिएक्शन था जब इजराइल ने एरियल बम्बार्डमेंट करी थी सदर्न लेबनान में, और 40 से ज्यादा हिजबुल्लाह के ऑपरेटिव्स इंक्लूडिंग 1 कमांडर और कुछ सिविलियंस मरे थे। ये परसों अर्ली मॉर्निंग, मतलब आज से 3 दिन पहले की बात है। और उसी वक्त ये MOU पे सिग्नेचर हुए थे ट्रम्प साहब के। तो इसके रिस्पांस में IRGC ने एक स्टेटमेंट दी थी कि वी विल क्लोज डाउन, मतलब वो काफी नाराज थे। लेकिन वो ये भूल गए थे कि ये वाली पर्टिकुलर स्ट्राइक जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, दिस वाज इन रिस्पांस टू हिजबुल्लाह स्ट्राइक ऑन IDF नॉर्दर्न इजराइल और सदर्न लेबनान के बॉर्डर पे कुछ गांवों में थी। वहां पे इनकी एक बटालियन कमांडर लेवल के ऑफिसर को हिजबुल्लाह ने टैंक के साथ उड़ा दिया था। दिस वाज द बिगेस्ट हिट ऑन IDF। पिछले 2 महीनों 3 महीनों में इतना मेजर हिट हिजबुल्लाह ने कभी नहीं किया था। शायद उनको कहीं एम्बुश का चांस मिला और उन्होंने एक टैंक इजराइल का उड़ाया, और उसके साथ एक लेफ्टिनेंट कमांडर, मतलब लेफ्टिनेंट कर्नल, जो कि सीनियर ऑफिसर होता है मिलिट्री का, और उसके मारे जाने से मिलिट्री बौखला के रिस्पॉन्स देती है। तो IDF ने उसके बाद हिजबुल्लाह के ठिकानों पे 40 से ज्यादा लोगों को मार दिया था। इसके बाद हॉर्मुज बंद कर देंगे बोला, लेकिन एक्चुअली उन्होंने बंद नहीं किया, और साथ के साथ सेंटकॉम ने ऑफिशियली कंफर्म किया कि हॉर्मुज खुला हुआ है। तो अभी माइंस के मुद्दे को थोड़ा अलग रखते हैं, क्योंकि 40, 50, 60 जहाज अगर एक दिन में गुजर गए हैं, 1.5 दिन में, तो इसका मतलब माइंस ऑपरेटिव नहीं है। क्योंकि एक भी केस पिछले 120 दिनों में माइन ब्लास्ट से किसी भी फ्रिगेट का, किसी भी कार्गो शिप का कोई भी छोटा मोटा डैमेज या इवन इम्पैक्ट हुआ हो, ऐसी कोई खबर नहीं आई। तो ये माइंस वाला मुद्दा भी गीतू मुझे लगता है इट इज एग्जैक्टली लाइक दी न्यूक्लियर बॉम्ब ऑफ ईरान, जो न कभी था, न अभी है, न आगे होने का कोई स्कोप है। क्योंकि लेकिन एक अच्छी, जी आप कुछ कह रहे थे गीतू? बिल्कुल, और यहाँ पर ये देखिए पहले एक खबर आ रही है, उसको ले लेते हैं, उसके बाद आपका रिएक्शन। इजरायली PM नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आ रहा है। लेबनान से नहीं, हिजबुल्लाह से लड़ाई है, हिजबुल्लाह को खत्म करना जरूरी है, खतरा खत्म होने पर शांति संभव है। तो यहाँ पर इजरायली PM नेतन्याहू ने बयान दिया है, क्या कुछ कहा सुनाते हैं। Everything in our power to protect our people. We don't have a war with Lebanon. We have a war with Hezbollah, who terrorizes Lebanon and seeks our destruction. And when that proxy of Iran is no longer a threat, when it's dismantled, when it's disarmed, yes, we'll have peace with Lebanon, and I look forward to signing it.
By the way, Mark, I intend to be here for quite a while. I want you. और वहीं इजरायली पीएम नेतन्याहू का यहूदियों से आह्वान किया गया है। ये बड़ी खबर आ रही है, नेतन्याहू यहूदियों से आह्वान कर रहे हैं। नेतन्याहू ने दुनिया भर के यहूदियों को संदेश दिया है, उठ खड़े हों, डरे नहीं और मुकाबला करें। तो नेतन्याहू ये कह रहे हैं, लोग हमारी इज्जत तभी करेंगे जब हम खुद अपनी इज्जत करेंगे। क्या कहा, सुनाते हैं। But I ask you, the Jews of America and the Jews of the diaspora, to do one thing: stand up. Don't cower. Don't be afraid. Fight back, because people will only respect us if we respect ourselves. तो देखिए, जिस तरह से यहाँ पर नेतन्याहू के बड़े बयान सामने आ रहे हैं और सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई हिजबुल्लाह से है, लेबनान से नहीं है। शायद सर आपका रिएक्शन में लेना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर हिजबुल्लाह को लेकर ही तो ईरान डिफेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। फंडिंग रोकने की बात ट्रंप कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये जो पूरा माहौल हिजबुल्लाह को लेकर भी बना हुआ है, ये भी एक रोड़ा बनता हुआ दिखाई दे रहा है पीस टॉक में। गीतू, ये दोनों बयान अभी तक के 100-125 के दिनों में सबसे इंपॉर्टेंट बयानों में से एक माने जा सकते हैं, क्योंकि नेतन्याहू को ये बयान काफी पहले देना चाहिए था। एक सीबीएम के तहत उन्होंने ये पोस्चर किया है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तहत, कि लेबनान के प्रेसिडेंट जो जोसेफ उनके साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं, लेबनान की आम जनता के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं, बल्कि लेबनान खुद ही जिस हिजबुल्लाह से परेशान है, उनके आर्म्ड विंग से परेशान है, हम उसको खत्म करने के लिए और उसको डिजार्म करने के लिए ये लड़ाई कर रहे हैं। इसका बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट होगा लेबनान के अंदर, जहां पिछले 20-25 दिनों से जिन लोगों को अपदस्थ किया गया था अपने गांवों से, वो बड़ी संख्या में वापस आ रहे हैं। जब लेबनान और इजराइल की वॉशिंगटन में 10-15-20 दिन पहले जो सीज फायर हुई थी, उसके बाद से बड़ी संख्या में लेबनीज पीपल जो सदर्न लेबनान से हटा दिए गए थे, बिकॉज वहां आईडीएफ का हिजबुल्लाह के साथ एंगेजमेंट चल रहा था, वो वापस आने लगे हैं। ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और इसको कैटलाइज करेगा नेतन्याहू का ये स्टेटमेंट कि हम लेबनान से नहीं लड़ रहे हैं। और इससे ईरान भी थोड़ा एलियनेट होगा, क्योंकि अभी तक उन्होंने बहुत चालाकी के साथ लेबनान और हिजबुल्लाह को एक प्रोजेक्ट करने की कोशिश की कि लेबनान में वॉर रोक दो, लेबनान में वॉर रोक दो। एक बार भी ये नहीं बोला कि हिजबुल्लाह को क्रश करना छोड़ दो, हिजबुल्लाह के खिलाफ वॉर रोक दो। तो इसको नेतन्याहू की इस बयान से लेबनान और हिजबुल्लाह में मिलिट्री विंग में स्प्लिट होगा और लेबनान में इजराइल का एक्सेप्टेंस थोड़ा बढ़ेगा। सिमिलरली उनका दूसरा बयान, जब यहूदियों को वो कॉल कर रहे, ये फोकस्ड है अमेरिकन मिड टर्म पे, क्योंकि वहां पे भी कुछ लोग ऐसा सुन के मीडिया में कि लेबनान की वजह से इजराइल और अमेरिका के रिश्ते या बेंजामिन के रिश्ते ट्रंप के साथ कुछ क्रैक कर रहे हैं, उसको उसने कंसोलिडेट करने की कोशिश की है कि आप मिड टर्म में ट्रंप का साथ दीजिए, स्टैंड अप। क्योंकि ट्रंप के अपने जो डेमोक्रेट्स हैं, जो उनके ऑपोजिशन है, उन्होंने इस एमओयू को ऑफिशियली रिजेक्ट कर दिया। तो अमेरिका में भी एक ओपिनियन बिल्डिंग चल रही है अगेंस्ट ट्रंप या अगेंस्ट द एमओयू। इसको वापस काउंटर करने के लिए ये दूसरा स्टेटमेंट नेतन्याहू का है। हालांकि उन्होंने ग्लोबल बोला है यहूदियों के लिए, बट ये फोकस्ड है जो पावरफुल लॉबी है अमेरिका में ज्यूज की, उनको रीएक्टिवेट टू सपोर्ट द एक्शंस ऑफ ट्रंप एंड टू सपोर्ट रिपब्लिकन्स इन द फोर्थकमिंग मिड टर्म इलेक्शंस। हालांकि प्राइमरी के रिजल्ट्स अभी भी ट्रंप के फेवर में ही है, लेकिन इससे वो और कैटलाइज होगा। तो ये स्टेटमेंट कि हम लेबनान के साथ युद्धरत नहीं है, ये तो ये बहुत मेजर स्टेटमेंट है व्हेन इट कम्स फ्रॉम बेंजामिन नेतन्याहू। और इनकी जो सीज फायर हुई है लेबनान के साथ, वो आगे बढ़ेगी। सिमिलरली हिजबुल्लाह के साथ इनकी अभी 4 दिन पहले एक सीज फायर हुई है आईडीएफ और हिजबुल्लाह के बीच में, कि हम एक दूसरे पे गोली नहीं चलाएंगे। तो अगर वो एक अकेला किस्सा जिसमें इन्होंने हिजबुल्लाह ने इनके टैंक को, आईडीएफ टैंक को और एक लेफ्टिनेंट कर्नल को मारा, और उसके जवाब में आईडीएफ ने मेजर हिट किया है सदर्न लेबनान में, इसको अगर हटा दें तो ये रियलिटी है कि अभी इस एमओयू की जो चर्चा और जो स्विट्जरलैंड में बातें हो रही हैं, उस दरमियान ना हिजबुल्लाह ने ना आईडीएफ ने एक दूसरे पे कोई गोली नहीं चलाई है। जी गीतू, ठीक है, बिल्कुल। और अजिताभ सर, आपसे भी हम समझना चाहेंगे फिलहाल क्या कुछ माहौल बनता हुआ आपको दिख रहा है कि क्या ये वार्ता सफल हो सकती है, या किसी मुद्दे पर ऐसा लग रहा है कि फिर से वॉकआउट वाली स्थिति ना हो जाए? देखिए गीतू जी, यहाँ पे थोड़ा सा हमें समझना होगा। एक ईरान है जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल्लाह, जिसको 28 से ज्यादा देशों ने बैन किया हुआ है एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और कई सारे जो इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं जैसे जीसीसी, अरब लीग, उसने भी हिजबुल्लाह
या उसके मिलिट्री विंग को बैन कर रखा है, उसको ईरान कंटिन्यू सपोर्ट कर रहा है और अमेरिका उस ट्रैप में फंस गया है। एक तरफ एक संप्रभु राष्ट्र इजराइल, उसको सपोर्ट से बैकआउट कर रहा है अमेरिका, दूसरी तरफ एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन, एक नॉन स्टेट एक्टर जो लेबनान एक देश है, हिजबुल्लाह एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हिजबुल्लाह के लिए ईरान खड़ा है और अमेरिका झुकता जा रहा है। ये तो अमेरिका की दोहरी नीति दिखाता है और वो उसकी कूटनीति और रणनीति का फेल्योर दिखाता है। देखिए दूसरी तरफ आप देख लीजिए, इजराइल ने जो भी बयानात दिए हैं बिल्कुल सही उसने कहा है और ये पहले से है। 2006 में भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रिजोल्यूशन ये कहता है कि हिजबुल्लाह को डिसआर्म किया जाए, डीवेपनाइज किया जाए, और अभी तक हिजबुल्लाह नहीं हो पाया है बिकॉज ऑफ ईरानियन सपोर्ट। फंडिंग उसको करता है, हथियार देता है और उसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स आए हैं। तो ईरान को ये कहने के लिए उसको ट्रंप को रोकना चाहिए ईरान को, उसकी बजाय वो अब उल्टे ये कह रहे हैं इजराइल को कि भाई तुम अटैक नहीं करो। तो ऐसे में वार्ता कैसे बढ़ेगी? बिल्कुल। तो ऐसे में वार्ता कैसे बढ़ेगी, और अभी देखना होगा दोनों पक्षों की तरफ से क्या थोड़ी बहुत यहाँ पर नरमी दिखाई देती है और इस वार्ता को आगे बढ़ाया जाएगा जिससे कि एक कंक्लूजन निकल सके। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ ही वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।